हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा का हिंदी विषय का भाषा का अर्थ एवं स्वरूप का दूसरा क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग भाषा का परिवार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। इसी तरह और भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास में। तो देखिए, आज का क्लास सबसे पहला जो टॉपिक रहा है वो है भाषा परिवार। ठीक है, तो भाषा परिवार में देखिए, संपूर्ण विश्व में लगभग 1200 भाषा परिवार हैं, परंतु 8 भाषा परिवार निर्विवाद रूप से मुख्य और मान्य हैं। फिर देखिए, भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भारोपीय परिवार एवं द्रविड़ परिवार की हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा किस परिवार के हैं, तो द्रविड़ परिवार का माना जाता है ना। तो इसी तरह देखिए, और सर्वाधिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को वैदिक भाषा है, जो ऋग्वेद के मंत्रों में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि देखने को मिलता है। किसमें? वैदिक भाषा जो है वो आर्य भाषा, जो कि ऋग्वेद के मंत्रों में देखने को मिलता है। फिर देखिए, यहाँ पर वैदिक भाषा को वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है, यानी कि वैदिक भाषा का और क्या कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जन्म भाषा संस्कृत थी, यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन थी? संस्कृत थी, जो कि सभी लोग बोलते थे। फिर देखिए, यहाँ पर जिन काव्यों का निर्माण संस्कृत भाषा में हुई है उसे क्या कहा जाता है, तो लौकिक संस्कृत कहते हैं। यानी कि जिस काव्य का निर्माण संस्कृत भाषा में, यानी जिस कविता का निर्माण संस्कृत भाषा में हुआ है उसको क्या कहा जाता है, तो लौकिक संस्कृत कहते हैं। उसी तरह देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती थी। ये सभी भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती थी कब? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में ना। तो उसके बाद देखिए, संक्षिप्त शब्दों में संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। मतलब संस्कृत को क्या माना जाता है कि सभी भारतीय भाषा, जितने भी ये भारत में भाषा है, उस सभी का क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। ठीक है। फिर पाली भारत की प्रथम देश भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा। जो पाली है भारत की प्रथम देश भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा है। फिर देखिए, प्राकृत एक अपभ्रंश भाषा थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती थी। इसी से आधुनिक भारतीय भाषा उत्पन्न हुई, जो निम्न है। भारतीय थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसके लिए माफ कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। तो किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो जो निम्नवत है, देख पा रहे होंगे इधर। तो यहाँ पर बाएं साइड में देखिएगा तो अपभ्रंश भाषाएं दी गई है, दाहिनी साइड में देखिएगा तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा दी गई है। जैसे कि सौर सैनी पश्चिमी हिंदी, जो कि खड़ी बोली ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी एवं बांगरू है। उसी तरह देखिए, मगधी में बंगला, असमी, उड़िया, मगही, मैथिली, भोजपुरी है। उसी तरह देखिए, तो अर्ध मगही में देख पा रहे होंगे पूर्वी हिंदी, जिसमें कि अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। उसी तरह देखिए, ब्राचड़, जो कि पंजाबी सिंधी, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे सौर सैनी से ये प्रभावित है। खस, जो कि पहाड़ी हो गया, जो कि सौर सैनी से ये भी प्रभावित है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति व संवैधानिक स्थान। यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुआ और संविधान में स्थान किस तरह से मिला, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में क्या जानकारी और क्या पढ़ने के लिए मिलता है कि वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। वर्तमान का जो हिंदी भाषा है वो कौन सा बोली है, तो खड़ी बोली हिंदी है। आप लोग याद रखिएगा कौन सी भाषा है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान हिंदी भाषा जो है वो कौन सी बोली है, कौन सा हिंदी है, तो ये खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है। यह सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। ऋग्वेद में नदी के लिए सिंध शब्द प्रयोग हुआ है। यानी कि किस तरह से इसका उत्पन्न हुआ, उद्भव किस तरह से हुआ, वो देखिए। तो यहाँ पर सिंध शब्द का प्रयोग हुआ है। यज्ञ करने वाले यजकों एवं ईरानी यात्रियों के संपर्क में सिंध शब्द लंबी अवधि में हिंदू तथा हिंदू में रूपांतरित हो गए। जब भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर यजकों, यानी कि यज्ञ कर रहे थे या फिर ईरानी यात्रियों के संपर्क में आया, तो सिंध जो शब्द था वो हिंदू या फिर सिंधु में रूपांतरित हो गया। श्री माता बदल जायसवाल के अनुसार हिंदी शब्द का निर्माण मध्यकालीन ईरानी काल में हुआ है। फिर देखिए, हिंदी का क्रमिक विकास इस प्रकार माना गया है कि हिंदी 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 और हिंदी हो गया, हिंदी उसके बाद हिंदी, उसके बाद हिंदी हो गया। मतलब कि फर्स्ट में बोला जाता है हिंदी, फिर हिंदी,
फिर हिंदी हो गया। तो इस तरह से है। फिर देखिए कालांतर में हिंदी शब्द का हिंद का विश्लेषण के रूप में प्रचलित हो गया। तो इस तरह से है। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमान फारसी लेखक अमीर खुसरो ने भारत की देसी भाषा को हिंदी, उसके बाद हिंदवी, उसके बाद हिंदुई नाम दिया। तो इस तरह से नाम दिया किसने? तो भारतीय मुसलमान जो फारसी लेखक थे अमीर खुसरो, वो इस तरह का नाम दिए। उसके बाद देखिए 18वीं शताब्दी भारतीय आर्य भाषाओं के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर देखिए 1800 ईसा में गिल क्राइस्ट ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वे हिंदी के विभागाध्यक्ष बने और हिंदुस्तान की प्रतिनिधि भाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम रखा था। तो किसने रखा था? तो नाम आप लोग को याद रखना है। किसने? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो भी स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो गिल क्राइस्ट ने किए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही रखा था इस तरह का नाम। फिर देखिए 1824 ईस्वी में हिंदी के प्रोफेसर विलियम प्राइस ने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदवी, हिंदुई, ठेठ हिंदी के बदले हिंदी नाम का चयन किया। मतलब कि किसने हिंदी नाम का चयन किया? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोफेसर विलियम प्राइस ने। तो इसी तरह देखिए अगला जो टॉपिक है वो है भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा, यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा भारत में किस तरह से ये हुआ उसको पढ़ना है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिला? तो यहाँ पर आप लोग को ये डेट याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान की धारा, यहाँ पर आप लोग को धारा याद रखना है, 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। मतलब किस धारा के अनुसार? तो आप लोग को याद रखना है 343 धारा के अनुसार। फिर देखिए अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य के विधानमंडल राजभाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि किस धारा के अनुसार विधानमंडल राजभाषा के रूप में हिंदी या फिर अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 210। फिर देखिए यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो 15 वर्षों के पश्चात अंग्रेजी शब्द का लोप कर सकते हैं। मतलब अंग्रेजी के जगह हिंदी कर सकते हैं, यानी कि 15 वर्ष तक लगातार लेकिन चलेगा। ठीक है, इस तरह का था। फिर राष्ट्रभाषा, तो जिस भाषा को देश के अधिकाधिक बोलते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना है कि जिस भाषा को देश के अधिकाधिक लोग बोलते हैं, मतलब अधिक से अधिक लोग जिस भाषा को बोलेंगे उस देश का वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रभाषा कहलाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। यानी कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी क्या है? भारत की संपर्क भाषा है। यानी कि हम लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? तो हिंदी भाषा का। ठीक है, किंतु बोली जाने वाली जनसंख्या के आधार पर यह भारत की राष्ट्रभाषा है। यानी कि यहाँ पर जो भारत है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो हिंदी भाषा बोला जाता है। तो ये था। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है वो है लिपि, यानी कि स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, लिपि क्या होता है, इसका परिभाषा देख लीजिए। तो लिपि की परिभाषा, किसी भाषा को लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। यानी कि लिखने का जो भी तरीका रहेगा, जो भी रीति रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? लिपि कहा जाएगा। कोई भी भाषा का हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो। जैसे कि हिंदी का कौन सा लिपि है? तो देवनागरी लिपि होता है। जैसे इंग्लिश का कौन सा लिपि होता है? तो वो रोमन लिपि होता है। तो इस तरह का। ठीक है, तो फिर देखिए नीचे में देख पा रहे होंगे कि लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। यानी लिखित भाषा में जैसे कि हम लोग का लिखते हैं, ठीक है, तो एक लिखित भाषा एक अक्षर हो गया। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या हम लोग को ध्वनि ले रहे हैं? का, मतलब हम लोग का वाला आवाज ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। जिसे हम लोग का लिखते हैं तो का किस तरह से ऐसा लिखा जाता है? तो ये एक क्या है? एक तरह का चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए का कहने के लिए एक तरह का चिन्ह ही है। तो फिर देखिए आगे क्या लिखा गया है कि उस चिन्हों को वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। जैसे का लिखे तो ये क्या है? एक तरह का अक्षर है या फिर वर्ण है। जैसे कि का जो है वो कौन सा वर्ण है? तो ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ये एक तरह का व्यंजन वर्ण है। वर्णों के
उन चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो लिपि कहा जाता है। वरना को उन चिन्हों को लिखने का जो विधि है, रीति है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको लिपि कहते हैं। फिर देखिए कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सा लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना जो देवनागरी लिपि है वो किस लिपि से उत्पन्न हुई है, किस लिपि से उसका उत्पत्ति हुआ है? तो आप लोग को याद रखना है ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुआ है इसका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कि ब्राह्मी भारत की प्राचीनतम लिपि है। ब्राह्मी एक क्या है? भारत की प्राचीनतम लिपि है। यह बाएं से किधर लिखा जाता है? बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाहिने की ओर इधर लिखी जाती है ना। फिर देखिए 5वीं सदी में ब्राह्मी भारत की राष्ट्रीय लिपि थी। यानी कि 5वीं जो सदी थी उस टाइम क्या था? ब्राह्मी जो लिपि है वो भारत की क्या था? राष्ट्रीय लिपि थी। फिर देखिए यहाँ पर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। यानी कि पश्चिमोत्तर प्रांत कहने का मतलब हो गया कि राजस्थान, गुजरात, ये वाला एरिया। ठीक है, तो वहाँ कौन सा लिपि प्रचलित थी उस टाइम? तो खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। यह दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर लिखी जाती थी। मतलब कि यह किस तरह से लिखा जाता है? उर्दू की तरह। किधर से? दाहिने से बाएं की ओर जाते थे लिखते हुए ना। कौन सा लिपि में? खरोष्टी लिपि में। फिर देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं क्या कौन कौन सा है? तो देवनागरी लिपि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश, मराठी तथा नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि का ही है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर के आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जरूर। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा एक क्लास के बाद जो अगला क्लास है यानी कल का क्लास होगा, जिसमें कि मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को इसी टॉपिक से, भाषा का अर्थ और स्वरूप से। आप लोग को मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिसमें कि हम लोग मिल करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं, क्या सीखें, इसी के बारे में रहेगा। जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। आप लोग को मैं रोज दिन वीडियो दूंगा जिससे कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और आप लोग सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा ताकि आप लोग को लगातार वीडियो मिलता रहे। और आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।